नमस्कार दोस्तों। आज 16 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। एक बड़ी न्यूज आई है, चाइना बुल्स रोपवे। रोपवे जानते हैं आप लोग? रोपवे मतलब जो रस्सियों के सहारे जो आपने देखा होगा, कहीं कहीं हम पहाड़ी क्षेत्रों में लगा देते हैं रोपवे, जिसके सहारे हम ऊपर तक चल जाते हैं, है ना। तो उसका निर्माण किया गया है, रोपवे और रोड्स का निर्माण किया गया है ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन आपको याद होगा, डोकलाम, है ना। डोकलाम याद होगा आपको। डोकलाम है यहाँ पे, ये डोकलाम प्लेट्यू है और इसी के पास यहाँ पे चाइना ने रोपवे और सड़क निर्माण किया है। दोस्तों अभी अभी हम लोग जानते हैं कि तवांग में, है ना, तवांग में भारतीय सेना ने ज़बरदस्त तरीके से पीटा है चीनी सैनिकों को। और यह जो है निर्माण लगातार चलता जा रहा है। हम ऐसा नहीं कि हम लोग निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी एक तरीके से बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, और जो बॉर्डर निर्माण, बॉर्डर कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, वो पूरी तरीके से बना रही है। लेकिन चीन बहुत तेजी से बना रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। और एक, जैसे डोकलाम में हस्तक्षेप करता है, वो लद्दाख में हस्तक्षेप करता है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में करता है, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में करता है। मतलब चीन की मंशा ही यही है। वो एक ऐसा पड़ोसी है जिससे सब परेशान है, ऐसा पड़ोसी जिससे सब परेशान है, सब। कोई भी ऐसा देश नहीं है उसके पड़ोस में, चीन को, पाकिस्तान को छोड़ के, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, जिस जो चीन से परेशान नहीं है। और पाकिस्तान भी इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि उसे मदद मिल रही है। पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है एक तरह से। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2-3 दिन या 4 दिन पहले मैंने बताया भी होगा कि पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों में चीन का नियंत्रण 50% से ऊपर हो चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 97% तक हो चुका है। उसका हस्तक्षेप है। ये एक रिपोर्ट है कि विश्व में चीन किस देश में कितना प्रभाव रखता है। तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रखता है और पाकिस्तान एक तरीके से उपनिवेश बन चुका है चीन का। मतलब प्रत्यक्षता नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे एकदम से उपनिवेश बन चुका है चीन का। वो चीन का एक पार्ट बनना जाए, ये बहुत डर की बात है ना। तो मतलब इतनी ज़्यादा पकड़ है, तो उसके कारण से वो एक मतलब देश ऐसा है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। उसने गिफ्ट भी दिया है कुछ क्षेत्रों को, जो पाकिस्तान भारत अधिकृत कश्मीर का कुछ क्षेत्र है ऊपर, बलूचिस्तान गिलगित वाले में कुछ क्षेत्र को उसने गिफ्ट भी कर रखा है। तो इस तरीके से सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के बाकी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चीन से परेशान नहीं है। इवन रसिया, जो बहुत अच्छा देश माना जाता है, उसके साथ भी विवाद है। तो ये ऐसा देश जिसका कोई अच्छा पड़ोसी है ही नहीं, या ऐसा देश जिससे सारे पड़ोसी परेशान हैं, है ना। तो ये है चीन, और ये यहाँ पे भी इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। ये वैश्विक नेता के रूप में नहीं उभरना चाहता। आप ये समझिए कि भारत को लेके यदि चीन चले तो विश्व के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि इन दोनों के टक्कर में कोई आ सके। लेकिन चीन क्या चाहता है कि यह उठे ही नहीं, एकला चलो की राह पे, कि हम बॉस हैं, बाकी कोई नहीं है। तो और सबसे बड़ा उसका जो विरोधी है वो भारत है। आपका पड़ोसी जब आपकी राह पे ही चल रहा है, जो कुछ दिनों में आपके साथ बहुत सारी चीज़ों में टक्कर दे रहा है, जनसंख्या के मामले में टक्कर दे रहा है, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, साथ ही साथ अब इसने पूरे के पूरे तरीके से बाजार खोल दिए हैं अपने। जो कंपनियां यूरोपीय हैं या अमेरिकन कंपनियां हैं, वो आपके विकल्प के रूप में इसका यूज कर रही हैं। तो चीन को भारत को साथ लेके चलना चाहिए, पर उसकी तो नियति ही नहीं है। उसकी नियति इसलिए नहीं है, और इसके कारण क्योंकि वो हर पड़ोसी से कुछ ना कुछ लेना चाहता है। तो वो हर पड़ोसी से कुछ ना कुछ लेना चाहता है, इसके कारण से रिश्ते बिगाड़े हैं। और भारत के साथ इसलिए रिश्ते बिगड़े हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो विवाद उठाता रहता है, जैसे अभी तवांग में उठाया था।
उसके पहले डोकलाम में उठाया था, है ना। इस तरीके की बातें हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो बॉर्डर मतलब बना रहा है तो बना रहा है, हम लोग भी काफ़ी हद तक अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बॉर्डर क्षेत्रों में कर रहे हैं। दूसरी जो न्यूज है वो है स्टेट कैन इनेक्ट लॉज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, है ना। आर्टिकल 44 में कहा है राज्य अपने जो रहवासियों के कल्याण के लिए किसी भी तरीके से संवैधानिक प्रावधान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 44 की बात की गई है। तो इसी के अंतर्गत राज्य जो है समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्यों बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए दोस्तों क्या है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, है ना, ये तो एक जैन, ये तो एक लॉ में आ जाते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। लेकिन क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ है ना, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, पारसियों के लिए अलग लॉ है। तो इतने सारे लॉ को हम जब एक संविधान के अंतर्गत सब चीज़ें मानते हैं, तो सिविल कानूनों को भी या निजी कानूनों को भी क्यों ना हम एक जैसा कर दें। जैसे विवाह की उम्र, है ना, विवाह की उम्र 18 साल है, पर मुस्लिम लॉ में क्या है कि लड़की जब पोवर्टी प्राप्त कर लेती है ना, तो वह विवाह के योग्य प्राप्त हो जाती है। मतलब पोवर्टी का मतलब होता है जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है उनका, वैसे ही वो शादी के योग्य हो जाती हैं। अब ये समझिए कि आज के ज़माने में बहस ये है कि आज के ज़माने में हार्मोनों के कारण या बहुत सारे खान पान के कारण कई बच्चियों में 10 साल की उम्र में ये चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 10 साल की उम्र में शादी कर दी जाए, है ना। एक उम्र तो होनी चाहिए ना। एक उम्र क्या होनी चाहिए कि मान लो कि कोई शारीरिक रूप से सक्षम हो गया, एकदम से स्पष्ट समझिए कि कोई शारीरिक रूप से सक्षम हो गया कि वो बच्चा पैदा कर सकता है, पर मानसिक रूप से वो तैयार है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। क्या वो मां बनने लायक है मानसिक रूप से, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ मानसिक रूप से तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी शिक्षा दीक्षा में भी बाधा पड़े, उसके रोजगार के अवसर छिन जाएं, उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म कर दी जाएं। इन्हीं को लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की जा रही है, और ये बहुत चर्चा का मुद्दा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा और इसके तहत सभी चीज़ें जो कि एक मतलब कॉमन होना चाहिए उसके बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके पक्ष में विपक्ष में तर्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 7 पे है। पेज नंबर 7 पे एक तमिलनाडु स्टॉप ऑक्शन ऑफ स्टॉलन नटराज आइडल। नटराज की मूर्ति चोरी हो गई थी और उसके फ्रांस की एक कंपनी है क्रिस्टीज.com, वो इसकी नीलामी कर रही थी, उसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रुकवा दिया है। इसकी नीलामी कितने में की जा रही थी, 1.76 करोड़ से लेकर 2.64 करोड़ के बीच में। और यह जो है वो चोरी कहाँ से हुए थे, तो कायथार इन थुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट से चोरी हुआ था। कब चोरी हुआ था, तो 1972 में, है ना। तो 1972 में इस नटराज की मूर्ति चोरी हुई थी, और ये कहाँ पाई जा रही थी, तो फ्रांस में। और उसका क्या किया जा रहा था, ऑक्शन किया जा रहा था, नीलामी की जा रही थी। ब्रॉन्ज प्रतिमा थी, और ये कब की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की थी, 15-16 सेंचुरी, है ना। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट, दूसरा नटराज की प्रतिमा। नटराज की प्रतिमा किस तरीके का रूप है, तो दो तरीके के रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। नृत्य के दो तरीके के रूप होते हैं। नृत्य को दो तरीके से जाना जाता है, लास्य और तांडव। ध्यान रखिएगा जो मैं बताता हूं, तांडव में भी दो रूप होता है, रौद्र और सौम्य। जो सौम्य रूप होता है वो नटराज की प्रतिमा होती है, रौद्र रूप विनाशक के रूप में होती है ना। या
रौद्र रूप को रुद्र के नाम से जानते हैं और सौम्य रूप को नटराज के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कभी बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। यह हाथ डमरू होता है सृजन के लिए, यह हाथ अभय मुद्रा के लिए होता है, यह हाथ अग्नि का होता है, विनाशक होता है, यह हाथ अपने पैर की ओर इशारा करा होता है, नीचे एक बायां पैर जो है वो नीचे एक दानव को दबाया होता है जो अज्ञान का प्रतीक है। ये जो लहरें हैं ये गंगा की प्रतीक होती हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको इतना छोटा बता रहा हूँ। आप नटराज को भली भांति पढ़ भी लीजिए। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य 15-16 सेंचुरी में कौन था, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और चीज़ों को जो मैंने बताया उसको डिटेल करके आप पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ओल्ड इज नोट गोल्ड, है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्क्स एज इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बट इज इम्प्रूव एंड फिजिकल पॉलिसी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, तो ये हो सकता है कि चुनाव के वादों करने में ये ठीक हो, लेकिन ये अच्छा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, है ना। राजकोषीय नीति के लिए अच्छा है ये नहीं कहा जाता। इसी पे बात की गई है कि क्या क्या नुकसान है या किस तरीके के नुकसान है इस पे, तो उसी पे बात की गई है। तो आप एक काम करिएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को अच्छे से देख लीजिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, कैसे लागू की जाती थी और अब क्या है ना। अब जो पेंशन स्कीम है वो किस प्रकार से काम करती है ना, ठीक है। तो ये करेंगे। उसके बाद है एससी हियर प्ली अगेंस्ट पोल बॉन्ड स्कीम नेक्स्ट मंथ, है ना। तो अभी हम पेज नंबर 8 में हैं, है ना। यहाँ पे है एससी हियर प्ली अगेंस्ट पोल बॉन्ड स्कीम नेक्स्ट मंथ। पोल बॉन्ड क्या है कि चुनाव के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते थे उस पर एक ये लगाया गया कि इससे क्या है कि ब्लैक मनी से लोग खरीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। बीजेपी पे आरोप लगा था कि यह बहुत ज़्यादा पैसा ले रही है, तो इस पे नेक्स्ट मंथ सुनवाई करेगी। तो खैर जब सुनवाई होगी तो। इसके बाद एक न्यूज़ है, इंडिया टेस्ट फायर अग्नि 5 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल वो किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अग्नि मिसाइल को जाके डीआरडीओ की साइड से आप देखेंगे, ठीक है। डीआरडीओ के साइड से अग्नि मिसाइल के चरणों को देखेंगे और किस प्रकार ये मतलब कितने कितने रेंज के हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, ये वहाँ से जाके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट अक्रॉस साउथ एशिया, ठीक है। यदि भारत में एयर पोल्यूशन को रोकना है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा अक्रॉस पूरे साउथ एशिया में एफर्ट लगाना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इंडिया हैज 6 लार्ज एयर शेड्स, सम ऑफ देम शेयर्ड विथ पाकिस्तान, बिटवीन विच एयर पॉल्यूटेंट मूव, while existing measure by government can reduce particulate matter. Significant reduction is possible only if the territories spanning the airshed implement coordinated policies, से ये रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। ये रिपोर्ट है, तो इसे आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो मतलब पाकिस्तान और ये जो क्षेत्र हैं, ये अफ़गानिस्तान वाला, बांग्लादेश वाला, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, जब तक हम सम्मिलित रूप से काम नहीं करेंगे तब तक हम एयर पोल्यूशन को रोकना हमारे लिए संभव नहीं है। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे एक बार देख लेंगे इस रिपोर्ट को, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज जो है वो है सेंसेक्स फॉल्स 1.4%, 1.4% सेंसेक्स गिर गया है। रुपी स्लिम 27 पैसे ऑन हॉकिस। यूएस फेडरल रिजर्व जो है उसने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, और जैसे ही वो रेट बढ़ाता है वैसे ही पूरी दुनिया में एक तरीके से खलबली मचती है, या लोग जो हैं पैसा निकालने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि
जो इंडेक्स हैं वो गिरते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया भी है पहले भी, तो आप इसे देख लेंगे। और यह ध्यान रखेंगे कि यूएस, मतलब आपको क्या करना है, यूएस का फेड रिजर्व, मतलब जैसे भारत में रिजर्व बैंक है ना, उसी तरीके से यूएस का फेड रिजर्व है, फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ का केंद्रीय बैंक है। तो ये जब रेट बढ़ाता है, रेपो रेट, सॉरी, रेपो रेट बढ़ाता है, तो विश्व में क्या असर पड़ता है, इसे आप देखेंगे। यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो इसका क्या असर पड़ता है वो आप देखेंगे। जैसे एक कहावत है कि यदि अमेरिका का केंद्रीय बैंक छींकता भी है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। क्योंकि इसका कारण यह है कि ग्लोबल स्तर पे या वैश्विक स्तर पे जो ये डॉलर है, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा बनी हुई है। और इसके कारण फेडरल रिजर्व कोई भी घोषणा करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। और इसी के कारण से ये हुआ है। और रुपये की कीमत भी गिरी है कितना, तो 27 पैसे तक। और यही मतलब यूएस फेडरल के बारे में है। तो आप इसे देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 2-4 लाइन लिख लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।